नमस्कार दोस्तों। कल हमने कक्षा 6 की इतिहास के पहले अध्याय को पढ़ा था और उसको अपलोड कर लिया था यूट्यूब के ऊपर और एप्लीकेशन पे। आपका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, उसके लिए शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी एनसीईआरटी को इसी प्रकार का रिस्पांस मिलता रहेगा और मेरा हौसला बना रहेगा और मैं कंटिन्यू यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ये क्लासेस डालता रहूँ। ठीक है, तो पहला अध्याय हमने कल पढ़ा था कि इतिहास का कालक्रम कैसे तय होता है, किस तरह से इतिहास को स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से इतिहासकार स्रोतों का अध्ययन करता है। कल के चैप्टर में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर हो गया था। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इतिहास के दूसरे अध्याय पे आएंगे, जो कि 5वां अध्याय है किताब का, क्योंकि पहले के जो अध्याय हैं 3 वो बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कल एक एरर चली गई थी, आप ठीक कर देना अपने नोट्स में। हमने लिखा था कि पोप ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट किया था। वो ग्रेगरी बेसिकली 13 है ना, 8 नहीं है। ग्रेगरी कौन सा है? 13 है। तो इसको आप सही करना। हमने 8 लिखा है गलती से, तो उसको आप एरर ठीक कर देना। आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो है, आप देख रहे हो, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया दैट इज भारत। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था। तो उस समय इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत नाम लिखा गया था। वही हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम 3 बिंदुओं पे विशेषकर बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कि भारत की भौगोलिक सीमाएं कौन सी हैं, जो इस चैप्टर के अंदर लिखी हुई है। दूसरा हम बात करेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ये तीसरा पॉइंट रहेगा। और साथ में ये भी रहेगा कि भारतवर्ष क्या है, जम्बू द्वीप क्या है, सप्त सैन्धो प्रदेश क्या है, और आपके हिंदई क्या है, इंडई क्या है, मतलब इंडिया के जितने भी नाम हैं उन सब पर हम बात करने वाले आज। ठीक है, ये चैप्टर हमें भारत के विभिन्न नामों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देता है। अब आप देखिए, आज नाम देना आसान है। आज से 500 से 800 साल, 1000 साल, 1500 साल अगर पीछे जाके देखोगे तो पाओगे कि नामकरण बिल्कुल आसान नहीं था। बिल्कुल भी नामकरण आसान नहीं था, क्योंकि भारत भूमि तो थी, भौगोलिक क्षेत्र भी था, मगर इस क्षेत्र में कौन से राज्य होंगे, कौन से प्रांत होंगे, कौन होगा, ऐसी कोई सीमांकन नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में भारत का नामकरण बड़ा मुश्किल कार्य था। तो किस तरह से भारत नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें इस टॉपिक के बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहिए। ठीक है, केवल हिस्ट्री क्यों, बल्कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी ने शुरुआत करी है अरविंद घोष के इस स्टेटमेंट से। आप लिख लेना। कल बच्चों ने कहा था कि थोड़ी इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम करना सर, तो मैंने इसकी ब्राइटनेस आज हम कम कर लेंगे इसकी। और 1-2 स्टूडेंट ने कहा था कि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी 1080 पे कर देना, तो वो भी आज कर देंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। श्री अरविंद क्या लिखते हैं कि भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई थी। जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा बन गई थी, ऐसा श्री अरविंद कहते हैं। और नीचे सांची के स्तूप का उत्तरी द्वार का जो फोटो है वो इसमें है, वो लगाया गया है। तो इसको भी थोड़ा देख लेना, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। हमारी इस पूरे चैप्टर में 2 हेडिंग रहेगी। एक, भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया, और विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे दिया। ठीक है, मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग पे आते हैं। फर्स्ट हेडिंग में आपको पूछा गया है एनसीईआरटी ने कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में जानकारी जुटाइए।
हमें जानकारी जुटानी है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत की भौगोलिक सीमा अगर आप मैप में देखेंगे तो इधर आपके हिंदू कुश आ जाती है, ये हिंदू कुश की सीमाएं हैं। और हिंदू कुश के ठीक दक्षिण में यहाँ सुलेमान आ जाती है, और उसके ठीक नीचे आपके किरथर की पहाड़ियाँ आ जाती है। इधर पूरा हिमालय आ जाता है, और नीचे दो सागर आ जाते हैं, एक अरब सागर आ जाता है और एक आपके बंगाल की खाड़ी आ जाता है। तो भारत का जो विस्तार है वो आपके हिमालय से लेकर अरब सागर और बंगाल खाड़ी के बीच में अवस्थित है। और इस तरफ हिंदू कुश, किरथर, सुलेमान की पहाड़ियाँ आ जाती है। और इन पहाड़ियों का खास फायदा ये था भारत को, इसलिए कहते हैं कि भारत बड़ा सृष्टि ने बड़े सोच समझ के बड़ी व्यवस्था से भारत को बनाया है। आप देखोगे तो पाओगे कि देखो तीनों तरफ तो समुद्र है, इन समुद्रों से शत्रु आ नहीं सकता था। प्राचीन काल में नौसेना इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। यहाँ से हिमालय शुरू हो जाता है और पूरी यहाँ तक हिमालय की पट्टी आ जाती है। तो इन क्षेत्रों से भी घोड़ों सहित किसी भी आक्रांता को अंदर आने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी और आ ही नहीं सकती थी। इधर मरुस्थल आ जाता था जिसको पार करना भी आसान कार्य नहीं था। और इधर हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर जैसी पहाड़ियां थी, इनको पार करना भी आसान नहीं था। अब भारत में आने के जो रास्ते थे वो सिर्फ और सिर्फ इन पहाड़ियों के बीच के दर्रे थे, जिसमें खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा, टोची दर्रा, ऐसे कुछ 4-5 दर्रे बड़े महत्वपूर्ण थे। इन्हीं दर्रों से भारत के व्यापारी मध्य एशिया में जाके व्यापार करते थे। इन्हीं दर्रों की सहायता से मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रांता सिकंदर से लेकर और मध्य एशिया के मुस्लिम आक्रांताओं तक ने भारत में प्रवेश किया, भारत को लूटा भी। ये दर्रे फायदेमंद भी बहुत रहे। इन दर्रों ने भारत को आपके वल्नरेबल बनाया, भारत के अंदर पेनिट्रेट होने का रास्ता भी प्रदान किया था। इन रास्तों से हमने व्यापार भी किया था, है ना। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे रास्ते हुआ करते थे। इन्हीं दर्रों से, दर्रों को हम पास कह सकते हैं, खैबर पास, बोलन पास, गोमल पास, इस टाइप से नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात देख लेते हैं। तो भारत की लोकेशन बड़ी शानदार थी और पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा भूखंड था उस समय। सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आप किसी भी पर्सपेक्टिव में देखो, किसी भी एस्पेक्ट्स में देखोगे, जियोग्राफिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिक के हिसाब से, सोशल के हिसाब से, हर पर्सपेक्टिव में भारत उस समय काफ़ी रिच था। और इस कारण कॉन्टिनेंट का छोटा हिस्सा, थोड़ा सा छोटा हिस्सा होने के कारण इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं, उपमहाद्वीप से थोड़ा सा छोटा हिस्सा ही है ये, इस कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप है वो विद्वान कहते हैं। और यह उपमहाद्वीप हिंदू कुश से हिमालय, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के बीच में विस्तृत है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सीमाओं पे बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम नामकरण पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप हेडिंग दे सकते हैं, भारत की भौगोलिक सीमाएं। ये कोर्स में है और क्लास के अंदर 6ठी क्लास में ये बाकायदा है लिखा हुआ, ठीक है। उसमें टीचर पे डाला गया है कि आप है वो भौगोलिक सीमाएं बच्चों को समझाइए। तो मैं उसी कार्य को संपादित कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एशिया महाद्वीप का विशाल क्षेत्र, विशाल व विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। उपमहाद्वीप जनरली भारत के लिए ही शब्द यूज हुआ है। कारण ये है कि इंडिया एक अलग आइडेंटिटी रखता है।
इंडिया का विस्तार जो है, अपनी संस्कृति का जो विस्तार है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आसपास के सभी देशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार है वो देखने को मिलता है। और एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है भारत, इसलिए भारत के लिए सब कॉन्टिनेंट शब्द का उपयोग किया गया है। उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक है। ठीक है। एक बात अब आपको यहाँ पे और लिखना है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कई पर्वत श्रेणियां थी और आज भी है, लेकिन वो अब भारत का हिस्सा नहीं रही। और ये पर्वत श्रेणियां कौन सी थी तो उसके बारे में थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। भारत के उत्तर में या उत्तर पश्चिम में कई पर्वत थे। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे रूप देंगे तो देखिए, सबसे ऊपर चला जाता था हिंदू कुश, ठीक है, जो आजकल अफगानिस्तान के अंदर जाता है और इसका एक हिस्सा छोटा सा पाकिस्तान में मिलता है। बीच में आ जाता था आपके सुलेमान। ये कई बार परीक्षा में पूछते हैं, क्रम पूछते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व का। और फिर आती थी किरथर की पहाड़ियां जो बलूचिस्तान में आती थी, किरथर श्रेणी। और आपको बता दूं कि जो किरथर श्रेणी है ये बलूचिस्तान में, इसके ठीक नीचे फिर आपके अरब सागर का हिस्सा आ जाता था। हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर, ये क्रम से है। आप इसको क्रम से ही याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस साइड में फिर आपके हिमालय का हिस्सा आ जाता था। ये जो 3 श्रेणियां थी, इन 3 श्रेणियों में मेन 3 दर्रे थे। एक खैबर दर्रा था, एक गोमल दर्रा था और एक आपके बोलन दर्रा था। ठीक है, ये तीनों नदियों के नाम भी है। खैबर नदी चलती है, बोलन नदी चलती है और गोमल नदी चलती है। और ये तीनों दर्रे, जिसमें से खैबर और गोमल तो हिंदू कुश में आते हैं और बोलन दर्रा किरथर में आता है। और यही 3 दर्रे विदेशी आक्रांताओं को भारत में आने का रास्ता देते थे और यही 3 दर्रे भारतीयों को विदेशों में व्यापार करने की एक प्रकार से सुविधा देती थी। इतिहासकार निहार रंजन राय ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कहा था कि अशोक मौर्य ने बड़ी भूल करी थी। अगर अशोक मौर्य इन दर्रों के पास में चीन की दीवार की भांति अगर दीवार बना लेते तो विदेशी आक्रांता कभी भारत नहीं आते। उनमें दूरदृष्टि का अभाव था। ऐसा उन्होंने एक आइडिया है वो इतिहासकार ने दिया था। जब मौर्य साम्राज्य के पतन आप पढ़ते होंगे, मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड के बैच में भी पढ़ाया था। आप मौर्य काल की वीडियोस चेक करोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा हिस्ट्री पॉइंट पे, जिसमें मैंने पूरी डिटेल लिखाई थी कि एक ऐसा आइडिया था कि अगर अशोक वहाँ पर, उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और अशोक अगर वहाँ पे चीन की दीवार की तर्ज पे दीवार बना देते तो विदेशी आक्रांता भारत ही नहीं आते, है ना, कि उनका एक विचार था वो। तो यहाँ पे पर्वत थे और फिर अगर आप देखोगे इस प्रकार से घूम के तो फिर इधर आपके हिमालय आ जाता था। ठीक है, ये हिमालय आ जाता था। अब देखिए, हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर, यहाँ कई दर्रे थे जिसको अपन अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। भारत में
विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश हो या भारत का पश्चिम के साथ व्यापार हो। ये विभिन्न दर्रों के माध्यम से होता था। दर्रे मतलब पास। ये थोड़ा सा अतिरिक्त फैक्ट है जो छठी में तो नहीं लिखा हुआ, मगर आगे आपको मिलेगा, आगे किसी न किसी एनसीईआरटी में आएगा ये। वैसे भी आपको पता है कि हमें एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, तो हम अभी से इसको देखते जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये दर्रे इस प्रकार थे, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं खैबर दर्रे पर। खैबर दर्रा हिंदू कुश श्रेणी के उत्तर में अवस्थित था। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। इन क्षेत्रों में था खैबर दर्रा। इस दर्रे की खास बात क्या थी कि भारत में जितने भी आक्रमण हुए, सिकंदर से लेके मुसलमानों के आक्रमण तक, सारे आक्रांता इसी दर्रे से होके आए थे। ये दर्रा खैबर पख्तून प्रांत में अवस्थित है और आक्रांताओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दर्रा था ये खैबर दर्रा। और आपको पता होगा कि अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में जसवंत सिंह को भेजा गया औरंगजेब ने, अकबर ने आपके मान सिंह को भेजा था उन सारे क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए, खैबर पख्तून उन प्रांतों में। तो ये दर्रा जो है आपकी बेसिकली आक्रांताओं के लिए एक वरदान सा था। और सिकंदर से लेके जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए थे इसी दर्रे से आए, इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार एक प्रकार से माना जाता है। और आजकल अगर आप देखोगे तो काबुल और पेशावर इसी दर्रे के मार्ग जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि यह भारत का प्रवेश द्वार था, यह भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। हिंदू कुश श्रेणी के उत्तर में अवस्थित था और अगर इसमें देखोगे तो आप लिख सकते हो कि सिकंदर से लेकर मुस्लिम आक्रांताओं ने इसी दर्रे से भारत में प्रवेश किया। खैबर पख्तून प्रांत में अवस्थित है। और काबुल पेशावर मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। लिखने को तो बहुत है, लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये खैबर पास था जो बड़ा महत्वपूर्ण पास माना जाता है आज भी सामरिक दृष्टि से, और
पहले के समय तो ये बहुत अधिक यूं कहिए कि महत्वपूर्ण था। खैबर के बाद में दूसरा हम ले लेते हैं गोमल दर्रा। ये हिंदू कुश के दक्षिण में अवस्थित है और ये व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें आक्रांताओं की बजाय व्यापारी ज़्यादा आना जाना करते थे। आक्रांताओं के लिए खैबर छोड़ा हुआ था और इसका उपयोग गोमल दर्रे का खैबर से भी पहले से हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल से, वैदिक काल से, उससे पहले से ही हमारा व्यापार मध्य एशिया से चलता आया है। तो ये इसी दर्रे से होके चलता था। इसकी खोज थोड़ी बाद में भी है और इसकी खोज होने के बाद में इससे आक्रांता ही जाते थे। जहां आक्रांता जाएगा वहां व्यापारी नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये आक्रांताओं के लिए महत्वपूर्ण था, तो ये दर्रा व्यापारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और प्राचीनतम दर्रा भी है। ठीक है, यह हिंदू कुश के दक्षिण में है। गोमल नदी है, आपको भूगोल में पढ़ा हो तो। ठीक है, दक्षिण में है। यह व्यापारिक दृष्टि से अहम था और इसके अलावा इसमें आप लिखोगे कि यह प्राचीनतम दर्रा है। प्राचीनतम दर्रा है। ठीक है, और तीसरा दर्रा आता है आपके बोलन दर्रा। बोलन नदी है, गोमल भी नदी है। बोलन दर्रा किरथर श्रेणी में है। किरथर का मैंने आपको बताया, जो बलूचिस्तान में है। अब इसमें गोमल में आप एक और बिंदु भी लिख सकते हो कि जो आप डोरंड लाइन पढ़ते हो वो इसी दर्रे के पास से होकर गुजरती है। डोरंड रेखा। चलो, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाते, मगर ये बेसिक ज्ञान है, जीके के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। आरएसमेन पूछते हैं कई बार, गोमल दर्रे पे टिप्पणी डालिए या खैबर पे टिप्पणी डालिए। अगर खैबर पे टिप्पणी आती है, आप अगर ये 3 लाइन लिख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कोई नंबर कहीं से काटेगा आपकी। लोकेशन आ गई, इंपोर्टेंस आ गया, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें थी इसमें सारी आ गई। ठीक है, बोलन दर्रा क्या लिखोगे? यह किरथर श्रेणी में अवस्थित है। किरथर के अंदर भी टोबा कक्कर के पास में। किरथर श्रेणी के टोबा कक्कर के पास अवस्थित है ये। ठीक है, लाइट चली गई। तो किरथर श्रेणी के टोबा कक्कर के पास अवस्थित है और यहां बोलन नदी चलती है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर क्वेटा शहर सुना होगा, जैकोबाबाद सुना होगा, जहां का तापमान सबसे अधिक रहता है। तो अगर क्वेटा और जैकोबाबाद जाना हो, कहां से? हेरात व कंधार से, तो इस तरह से होकर गुजरना पड़ता है। लिख देते हैं लास्ट में, हेरात व कंधार से जैकोबाबाद व क्वेटा। क्वेटा पाकिस्तान में है
जब हमने इतिहास के अंदर, आपको याद हो, कर्जन और किचनर का विवाद जो पड़ा था आधुनिक भारत के अंदर फर्स्ट ग्रेड के बैच में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किचनर क्या चाहता था और कर्जन क्या चाहता था। तो क्वेटा के अंदर आपको मैंने बताया था कि वहां पे एक आर्मी की कमांड बनाई थी जो विवाद का कारण बनी थी। ठीक है, तो हेरात व कंधार से जेकोबाबाद व क्वेटा का रास्ता यहीं से गुजरता है, रास्ता यहीं से गुजरता है। ठीक है, तो ये 3 दर्रे हैं जो कि आपके कहाँ पे अवस्थित हैं। ये तीनों दर्रे हिंदूकुश, सुलेमान और किर्थर श्रेणी में है। ये भारत की भौगोलिक सीमाएं हमने देख ली। ठीक है, आप उसको लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब हम आते हैं पहले हेडिंग पे, भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। ठीक है, आप यहाँ समझना कि भारतीयों ने भारत के क्या नाम दिए। सबसे पहला जो स्रोत आता है वो आता है ऋग्वेद का। मैं हेडिंग देता हूं पहले, फिर अपन बात करते हैं। आपको पता है कि ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्लियर? ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद ये लिखता है कि भारत के संबंध में इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहता है। सप्त सैंधव में 7 नदियां आती सिंधु सहित। सिंधु सरस्वती तो हो ही गई, फिर आपकी पुरुषणी, वितस्ता, अस्किनी, सतुदरी, 4 नदियां ये हो गई, और आपके एक और बच गई, सतुदरी हो गई, विपाशा हो गई, पुरुषणी हो गई, अस्किनी हो गई, और वितस्ता हो गई, सिंधु हो गई, और सरस्वती हो गई। इन 7 नदियों के क्षेत्र को इसने सप्त सैंधव प्रदेश कहा है। तो भारत के लिए ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का नाम आता है, इसके अलावा कोई नाम नहीं आता। उसके बाद में आता है महाभारत, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर जिसे हम कह सकते हैं। उसमें भारत के 2 नाम आते हैं, एक भारतवर्ष आता है, एक आपके जम्बू द्वीप आता है। भारतवर्ष का तात्पर्य है, उस समय भारत जो शब्द लिया गया था वो शब्द ऋग्वेद के एक कबीले से लिया गया था। ऋग्वेद में भरत नामक एक कबीला था, व्यक्ति नहीं था, एक कबीला था पूरा का पूरा, है ना, ग्रुप ऑफ द वैदिक पीपल। भरत क्या था? ग्रुप ऑफ द वैदिक पीपल। फिर उसके नाम से आगे भरत नाम के राजा हुए थे बहुत बाद में, और उस भरत कबीले का प्रधान था सुदास। जो हम दशरागी युद्ध पढ़ते हैं मंडल 3 में श्लोक 18, 33 और 38 में, तब हम पढ़ते हैं कि दशरागी युद्ध जो है वो भरत अर्थात त्रिक्षुक कबीले के सुदास और दूसरों के बीच में हुआ, पुरुजन के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऋग्वेद के अंदर भारत के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उपयोग हुआ है, और सप्त सैंधव 7 नदियों को इंगित करता है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट, यह भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें भारत के लिए सप्त सैंधव प्रदेश, रीजन फॉर 7 रिवर, ठीक है, नामोल्लेख हुआ है। यह 7 नदियों को इंगित करता है। सात नदियां कौन सी? एक मिनट, इंगित करता है, जैसे सिंधु, सरस्वती,
वितस्ता झेलम को कहते हैं। अस्किनी चेनाब को कहते हैं। ठीक है। पुरुषणी रावी को कहते हैं। सतुदरी सतलज को कहते हैं। बिपाशा व्यास को कहते हैं। इन 7 नदियों की जो भूमि है उसको इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश कहा था। किसमें? ऋग्वेद के अंदर। तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ में ऋग्वेद जो है उसमें सप्त सैंधव प्रदेश नाम मिलता है। इसमें कहीं पर भी भारत जैसा नाम नहीं मिलता। हालांकि इसमें भरत कबीला अवश्य था, मगर भारत उस समय न तो कोई क्षेत्र था न कोई भरत शासक था। भरत केवल और केवल एक कबीला था, वैदिक लोगों का एक समूह था वो। ठीक है, भरत जन था वो, पूरा का पूरा जन है वो, एक इकाई थी उस समय। अगर पूछें कि वैदिक काल में भारत था तो भारत एक कबीला था, ना कोई भारत व्यक्ति था उस समय, ना कोई भारत धर्म था उस समय, ना कोई भारत क्षेत्र था, बल्कि भारत एक राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिट थी उस समय। ठीक है, और उसका नाम था भारत। ठीक है, तो पॉलिटिकल यूनिट तो जन थी और जन का नाम क्या था? भारत था। जैसे हम कह दें कि राजस्थान प्रांत, तो राजस्थान एक स्टेट है, राज्य है, तो राज्य यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिट है, नाम यहाँ पे इसका इस क्षेत्र का क्या है? राजस्थान। तो इस हिसाब से वहाँ पे था। तो पहला जो नाम दिया वो है ऋग्वेद के अंदर, और क्या था ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा नाम यहाँ पर क्या पड़ता है आके? दूसरा नाम आ जाता है आपके महाभारत क्या कहता है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार दूसरा है महाभारत के अनुसार। महाभारत में भारत का नाम मिलता है। हालांकि महाभारत लिपिबद्ध बहुत बाद में की गई है, ऑलमोस्ट गुप्त काल तक आते आते महाभारत और रामायण लिपिबद्ध हुए हैं, लेकिन महाभारत के जो कथानक है, जो वाक्य हैं, ये बहुत पुराने हैं। हालांकि इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध इसलिए है, तारीखें तय नहीं है, मगर ये तय बात है कि ये बहुत पुरानी घटनाएं हैं। तो महाभारत को हम है वो भारतीय संस्कृति का भंडार कह सकते हैं या अमूल्य निधि कह सकते हैं। संस्कृति की धरोहर कह सकते हो आप। ठीक है, इसमें भारत के 2 नाम मिलते हैं। इसमें निम्न क्षेत्रों का या निम्न विवरण मिलते हैं। एक तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें आपके भारत के कई क्षेत्रों का नाम मिलता है। जैसे वंग मिलता है, बंगाल, केरल का नाम मिलता है, प्राग ज्योतिषपुर असम का नाम मिलता है, कामरूप जैसे हम कहते थे, और आपके कुरुक्षेत्र का नाम मिलता है। तो ऐसे कई आसपास के इलाकों के नाम जो है वो आपके महाभारत में प्राप्त होते हैं। तो एक तो महाभारत में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। दूसरा, महाभारत में भारतवर्ष का नाम मिलता है, और महाभारत में जम्बूद्वीप का नाम मिलता है। भारतवर्ष का नाम महाभारत के साथ साथ में कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भी मिलता है, और कालिदास के रघुवंशम में भी मिलता है। रघुवंशम में लिखा है कि मैं मेरे रघु के साथ दिग्विजय नीति के पश्चात भारतवर्ष की यात्रा पे निकल पड़ा था। तो 3 जगह पे भारतवर्ष का नाम मिलता है। पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो आपके कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, और साहित्यिक साक्ष्य जो है आपके महाभारत है। ठीक है, एक इसमें दूसरा नाम मिलता है जम्बूद्वीप का, जो अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। तो महाभारत में कई भौगोलिक क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। जैसे कश्मीर का नाम मिलता है, कश्मीर, कुरुक्षेत्र,
कुरुक्षेत्र, और वंग है, कच्छ है, वंग बंगाल को कहते हैं, कच्छ गुजरात, केरल नहीं सॉरी, कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंग, कच्छ और प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर असम को कहा जाता था, इसी को कामरूप कहते थे। क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। ये एनसीईआरटी का कथन है। एक्स्ट्रा कथन मैंने केवल आपको, ये भी एनसीईआरटी का ही, ये केवल यही एक्स्ट्रा बताया है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट यही डाला है, बाकी सारे एनसीईआरटी के ही है। दूसरा, महाभारत के अंदर भारत के लिए जम्बू द्वीप का नाम यूज हुआ है। जम्बू द्वीप का मतलब है जामुन के वृक्षों की भूमि, ठीक है। जम्बू द्वीप का मतलब क्या है? जामुन के वृक्ष की भूमि। इसे मालाबार प्लम भी कहा जाता है, और इसका विवरण हमें अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है कि भारत जामुन के वृक्षों का देश माना गया है। तो जम्बू द्वीप का विवरण भी हमें कहां से प्राप्त होता है? महाभारत से प्राप्त होता है। जामुन वृक्ष के फलों का द्वीप, अर्थात जामुन वृक्ष के लिए मालाबार प्लम शब्द भी यूज होता है। वृक्ष के फलों का द्वीप, ठीक है। यह नाम अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो जम्बू द्वीप तो ये नाम कहां से प्राप्त होता है? महाभारत से प्राप्त होता है और आपके अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है। तीसरा जो नाम आता है वो आता है भारतवर्ष। देखिए, भारतवर्ष, ये भारत शब्द कहां से आया? भारत शब्द पहली बार हमें मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में भारत एक कबीला था, और उसके बाद कबीला जीता था दशराग्य युद्ध में, जिसका राजा सुदास हुआ करता था। और ये कबीला जीतने के बाद फिर कई राजाओं ने भारत नाम रखा अपना खुद का, तो उसके बाद भारत नाम प्रचलन में आना शुरू हो गया था, ठीक है। और दक्षिण भारत के अंदर भारत के लिए भारतम शब्द यूज हुआ है बार बार। इसका विवरण हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है, इसका विवरण हमें रघुवंशम में भी प्राप्त होता है। तो ये काफी प्रचलित नाम था जो कि ऋग्वेद से शुरू हुआ था, और भारतवर्ष शब्द जो था ये पहली बार हमें महाभारत से प्राप्त होता है, ठीक है। भारत नाम पहली बार ऋग्वेद में उल्लेखित है, वर्णित है। पहली बार इसका वर्णित हुआ है। यहां पर
भरत जन अथवा कबीला था। दसरागी युद्ध में इस कबीले ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। तत्पश्चात कई राजाओं ने यह नाम धारण किया। कई राजाओं ने यह नाम धारण किया। ठीक है। ये देखो अतिरिक्त फैक्ट नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही फैक्ट है। ठीक है। यहीं से ये भरत नाम जो है वो आपके अस्तित्व में आ गया था। और आगे दो और जगहों पे भरत का नाम है वो हमें मिलता है। कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। कलिंग नरेश, ये अतिरिक्त फैक्ट है थोड़ा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का नाम मिलता है। नाम उल्लेख है। आप यूं कह सकते हो कि यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। अभिलेखीय साक्ष्य ध्यान रखना, वो साहित्यिक साक्ष्य कैसा है? अभिलेखीय साक्ष्य। ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें भारतवर्ष नाम उल्लेख है। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप मस्तिष्क में रखना, ये काफी काम का बिंदु है। और कालिदास कृत रघुवंशम में भी भारतवर्ष शब्द मिलता है। ठीक है। और इसमें कालिदास क्या लिखते हैं? कालिदास लिखते हैं कि मैं मेरे राम के साथ में दिग्विजय के बाद में भारतवर्ष के भ्रमण पर निकला। ठीक है, ऐसे शब्द मिलता है। तो आपको भारतवर्ष शब्द याद रखना है, कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। तब आप कहोगे एक तो प्राप्त हुआ है महाभारत के अंदर, और दूसरा इसका उल्लेख मिलता है आपके खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, और तीसरा इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कालिदास में कि रघुवंशम में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मेन जो बिंदु है ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो एक दसराग युद्ध का थोड़ा आप नोट करके लिख सकते हो कि दसराग्य युद्ध का विवरण 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है कि 18वें
33वें व 38वें श्लोक में है। ठीक है, भरत जन, इनको त्रित्सु भी कहते थे, कि राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एक अतिरिक्त ज्ञान के लिए आपको जानने चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु हम और भी ले सकते हैं यहाँ पे कि महाभारत और ऋग्वेद, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो आपके विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण भारत की विशेषता बताता है। विष्णु पुराण बताता है कि जिसके उत्तर में हिमालय हैं, दक्षिण में महासागर है, हम सब उस भारत की संतान हैं। ठीक है, इसका श्लोक भी लिखा है किताब के अंदर। ये लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नामः। वह देश जो समुद्र के उत्तर में है, हिमा आच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। आप इसको लिख लेना, हम उसकी संतति हैं। ठीक है, अब याद करके लिख लेना ये। ठीक है, ये काम का पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं। और ये विवरण कहाँ से मिलता है? विष्णु पुराण से। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, उत्तरम यत समुद्रस्य, ऐसे करके लिख लेता हूँ। उत्तरम यत समुद्रस्य श्लोक के माध्यम से भारत का विस्तार बताया है इसमें। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में या शायद कॉलेज में पूछा भी गया था, विस्तार बताया है। ठीक है, एक संगम साहित्य भी है, तमिल साहित्य, उसमें भी विवरण मिलता है। संगम साहित्य में एक राजा के बारे में लिखा गया है कि जिसने केप कोमोरिन से लेकर, मतलब कन्याकुमारी से लेकर और उत्तर के हिमालय उसके अधीन थे, ऐसा एक विवरण संगम साहित्य से भी प्राप्त होता है। ये सारे एनसीईआरटी के फैक्ट है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। तो एक कविता में क्या लिखता है कि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में महान पर्वत तक और पूर्व से पश्चिम महासागरों के मध्य उस राजा का नाम व्याप्त था या चर्चित था। तो पूरे भारत की एक प्रकार से बात लिख ली संगम साहित्य में। इसमें एक राजा की प्रशंसा में, अब देखो छठी कक्षा के अंदर भी मुझे समझ में नहीं आता, कितना बढ़िया लिखा है। देखो विष्णु पुराण का लिखा है, संगम साहित्य का लिखा है, महाभारत के नाम लिखे हैं, ऋग्वेद का भी लिखा है। छठी कक्षा के अंदर एक ऐसा टॉपिक कवर किया है जहां से एक प्रश्न नेट में अवश्य आता है और बड़ा सामान्य शब्दों में किया है, जहां मुझे बिल्कुल भी समझाते हुए दिक्कत नहीं हो रही। अब आप सोचिए कि 12वीं तक जाते जाते विषय की गहराई क्या आई होगी जब छठी में ये चल रहा है। मैंने कोई ऐड नहीं किया, मैंने खाली एक ये लाइन ऐड करी है और एक मैंने खाली आपको बता दूं, एक ये ऐड किया, बस एक स्लाइड मैंने ऐड करी है और ये 2 शब्द ऐड किए हैं बस, बाकी और मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सारा एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक राजा के संबंध में लिखा है
की उसकी प्रतिष्ठा दक्षिण में से लेकर उत्तर के महान सागर तक है। ठीक है, तो 4 भारतीय साहित्य हैं जो हमें भारतवर्ष का नाम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये पहली हेडिंग थी, भारतीयों ने भारत का नाम कैसे दिया। तो भारतीयों ने भारत का नाम किस प्रकार पढ़ा वो आपने देख लिया कि किस तरह से ऋग्वेद सप्त सैंधव प्रदेश कहता है, किस तरह से महाभारत और ये सब कहते हैं। और अब हम आते हैं अगली हेडिंग पे कि विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे दिया। और ये आपको पता है कि इन दिनों चर्चा का विषय भी है। भारत अथवा इंडिया की बहस छिड़ी थी कुछ समय पहले, जो संसद से लेके अखबारों से लेके सोशल मीडिया से लेके हर जगह चल पड़ी थी। तो आपको इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पृष्ठ लेके दिया है जिसमें लिखा हुआ भी है भारत अथवा इंडिया। ये पहली लाइन इसी की यही है। और ये बड़ा इस समय विवाद का विषय बना हुआ था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी में लिखा है भारत अथवा इंडिया और इंग्लिश में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, एक ही बात है। तो भारत नाम होना चाहिए कि इंडिया नाम होना चाहिए, इस पे अभी लंबी बहस छिड़ी थी, तो थोड़ा चर्चा में भी है। अब बात आती विदेशियों ने इंडिया का नाम कैसे रखा था। अब देखो, विदेशियों में 3 नाम आएंगे स्पेशली। एक आएंगे फारसी, जिसे हम पर्शियन भी कहते हैं, ईरानियन भी कहते हैं। फारस ईरान का ही नाम है और पर्शिया भी उसी का नाम है। इंग्लिश में पर्शिया लिखते हैं क्योंकि पारसी लोग क्षेत्र थे, अब तो वो पूरा मोमडन एरिया है। और सबसे पहले नाम इन्होंने ही दिया था। उसके बाद नाम दिया यूनानियों ने, ठीक है। और उसके बाद नाम आता है चीनियों का, चीनियों ने नाम दिए, चीनी यात्रियों ने। तो विदेशियों ने इंडिया का नाम कैसे रखा, इसमें हम 3 हेडिंग देके पढ़ेंगे बात को कि फारसियों ने, क्योंकि यूनानियों ने जो नाम दिया था जिसे हम इंडिया कहते हैं बेसिकली, ये नाम उन्होंने फारसी साहित्य के बेस पे दिया था। उन्होंने फारस का लिटरेचर पढ़ने के बाद में इंडिया नाम गढ़ा था। और फारसियों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th BCE सेंचुरी में उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था और सिंधु नदी को अपने नियंत्रण में रखा था। तो जब उन्होंने सिंधु नदी को अपने नियंत्रण में रखा था तो उन्होंने अपने अभिलेखों में ये बात लिखी, क्योंकि वहां पे स उनकी वर्णमाला में है नहीं और स की जगह ह है, इसलिए उन्होंने इसको हिंदू क्षेत्र कहा। हिंदू क्षेत्र उस समय धर्म को इंडिकेट नहीं कर रहा था बल्कि एक एरिया को इंडिकेट कर रहा था। और फिर जब यूनानियों ने फारस का साहित्य पढ़ा, उनके जब अभिलेख पढ़े, तब उन्होंने हिंदू को आपके इंडू या इंडई, इंडी के जैसे नाम दिए, क्योंकि उनकी वर्णमाला में ह नहीं है। और इस तरह से हिंदुस्तान और इंडिया पढ़े। और हिंदुस्तान शब्द का जो उल्लेख है पहली बार नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, जो कि फारसी अभिलेख है, 216 BCE का है, शाहपुर फर्स्ट का अभिलेख है। और NCERT ने बाकायदा लिखा है कि ईरान के 1800 साल पहले के एक अभिलेख में पहली बार हिंदुस्तान का नाम हमें मिलता है। उन्होंने अभिलेख का नाम नहीं लिखा, वो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको। तो हम तीनों का नाम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे पारसियों का नाम, फारसी। या आप इसको ईरानी कह सकते हो, इनको पर्शियन कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया था, अब आप समझना, पहली मेरी बात को समझना।
समझाने की कोशिश करूंगा कि 6ठी शताब्दी BC में, अभी BC आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कल हमने इसी पे बात की थी में। अब देखो 6ठी शताब्दी BC में फारस के शासकों ने सिंधु नदी को अपने नियंत्रण में लिया था, अटैक किया था। शासकों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है। अब फारसी वर्णमाला में स है नहीं तो वो इसको हिंदू कहते हैं। फारसी वर्णमाला में स को ह से उच्चारित किया जाता है। उच्चारित किया जाता है। इस कारण सिंधु को हिंदू क्षेत्र अपने अभिलेखों में लिखा। अभिलेखों में लिखा। ठीक है। यह धर्म का प्रतीक नहीं था बल्कि एक क्षेत्र का प्रतीक था। यह यहां इसको लिख लेते। इस समय हिंदू शब्द क्षेत्र का प्रतीक था। न कि धर्म का। ये बात एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लिखी हुई है। ठीक है। तो किस तरह से फारसियों ने नाम दिया, अब देखो इसको आप समझना। इन्होंने कहा ना, देखो कि ये आपके सिंधु शब्द था पहले, सिंधु नदी को इन्होंने क्या बोला है, हिंदू। और इसी हिंदू को आगे क्या हुआ मैं आपको और आगे समझाऊंगा। पहले इसको समझिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस के शासकों ने सिंधु नदी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उन्होंने अपने अभिलेखों में फिर स शब्द तो उनके है नहीं तो उसको स की जगह एच उच्चारित किया और सिंधु हिंदू शब्द कहलाया। तो अभिलेखों में इन्होंने हिंदू क्षेत्र पर नियंत्रण के बारे में लिखा है। ठीक है। तो यहीं से हिंदू शब्द अस्तित्व में आ गया। और फिर नक्श रुस्तम अभिलेख में पहली बार हिंदुस्तान शब्द मिलता है हमें। और ऐसा लिखा आता है उससे पहले भी कि राजा डेरियस ने हिंदू क्षेत्र से हाथी दांत का व्यापार भी किया था। तो ईरानियों ने पहली बार हिंदुस्तान शब्द दिया था। अगली स्लाइड में पूरा करता हूं, आप इसको लिख लीजिए। सर्वप्रथम
सासानी शासक शापूर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख ये 1800 वर्ष पहले का है। ठीक है, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछे कि हिंदुस्तान शब्द पहली बार किस अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ, तो आप कहिए कि नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से हमें सबसे पहले इसका विवरण मिलता है, जो कि ईरानी अभिलेख था ये। ठीक है, अभिलेख के बारे में, अभिलेख का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी ने ऐसा कहा जरूर है कि अभिलेख में पहली बार हिंदुस्तान शब्द मिलता है। तो इसको आप देख लेना अच्छी तरीके से, और एक आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि राजा डेरियस हिंदुस्तान से, ईरानी राजा डेरियस, जैसे अपन दारा कहते हैं, डेरियस हिंदुस्तान से हाथी दांत मंगवाता था। ये अभिलेखों में मिलता है। मंगवाता था। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि फारसियों ने क्या नाम दिया। विदेशियों में फारसियों का हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, यूनानियों ने क्या नाम दिया। यूनानी सभ्यता, जिसे अपन ग्रीस सिविलाइजेशन कहते हैं, ग्रीक बोलते हैं, ये सिकंदर वगैरह सारे ग्रीक के थे। अब देखो ग्रीक जितने भी थे, मैं आपको वापस बता रहा हूं कि यूनानियों ने कौन सा लिटरेचर और अभिलेख पढ़े, फारसियों के, और फारसियों के अभिलेखों में क्या लिखा हुआ था, हिंदू लिखा हुआ था। इसी हिंदू को अब फारसियों ने, इसको सिंधु से हिंदू बनाया किसने, फारसियों ने, और फिर इस हिंदू को इंडोई और इंडी की किसने बनाया, यूनानियों ने। अब आप समझ गए होंगे कि यूनानियों ने फारसी अभिलेखों के बेस पे इंडोई और इंडी के नाम दिया है भारत का, और इसी से इंडिया बना। और ये इंडोई उनकी शब्दावली में, उनकी वर्णमाला में ह नहीं है, वो इस वजह से ये ह से ई बन गया, और उन्होंने इंडोई शब्द यूज किया, इंडोई इंडी के, इसी से इंडिया बना जाके। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, और फिर हम चीनी स्रोतों पे आ जाते हैं। यूनानियों द्वारा, अब यूनानी द्वारा क्या किया, इन्होंने फारसी स्रोतों के आधार पर नामकरण किया। इन्होंने फारसी स्रोतों के आधार पर नामकरण किया। ठीक है, यूनानी वर्णमाला में है को ई रूप में उच्चारित किया जाता है।
क्योंकि भारत पर पहले आक्रमण ईरानियों के हुए थे, यूनानी तो बहुत बाद में आए थे। ई रूप में उच्चारित किया जाता है। इस कारण हिंदू क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया? ये इंडोई और इंडी के नाम दिया। इंडोई और इंडी के। और आपको पता है कि इंडी का पुस्तक के जो लेखक थे मेगास्थनीज, वो यहीं से आते थे। ठीक है, हाँ, इंडी के नाम दिया, यही आगे चलकर इंडिया नाम बना। नाम दिया, यही आगे चलकर इंडिया नाम बना। सिंधु नदी इंडस कहलाई। इंडस कहलाई। ठीक है, और इसी से प्रेरित होके फ्रांसीसियों ने इसको इंडई नाम दिया। ठीक है, क्योंकि फ्रांस भी यूनानी सभ्यता से प्रेरित था, सीधी सी बात है। फ्रांस ने दिया था इंडई। फ्रांस ने इंडई कहा। वो एक ही बात है, अलग बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यूनानियों का नाम हो गया। अब तीसरा जो नाम आता है वो आता है चीनियों ने क्या नाम दिया। ठीक है, चीनियों का नाम समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बार वापस यहाँ पे आएंगे। अब देखिए इंदु, ये हिंदू तक तो ठीक था। ठीक है, अब चीनियों ने यिंदू और इंदू जैसे नाम दिए, सियंतु ऐसे नाम दिए। और चीनियों ने फारसी और यूनानियों के बेस पे नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने भारत की यात्राएं करी थी। और जुआनजिंग, जैसे अपन एनशांग कहते हो, सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है, उसको अपन आगे लेते हैं, चीनियों द्वारा प्रदत्त नाम। चीनियों द्वारा प्रदत्त नाम। बस अब ये पाठ पूरा होने वाला है। पहले हमने फारसियों द्वारा प्रदत्त नाम लिखा, फिर यूनानियों द्वारा प्रदत्त नाम, और अब हम लिख रहे हैं चीनियों द्वारा प्रदत्त नाम। ठीक है, अब चीनी यात्रियों ने भारत की यात्राएं करी और उसके बेस पे इन्होंने क्या नाम दिया? तो इंडिया को यंतु या यिंदू कहा था। ठीक है, यात्रियों ने भारत को यंतु या यिंदू, ये कोई सीएन भी लिखते हैं, सियंतु या इंदू, और ये सारे के सारे जो नाम है सिंधु नदी से प्रेरित हैं। नाम दिए यंतु, यिंदू, सियंतु, इंदू नाम दिए। ठीक है, और एनशांग जब भारत आया था तो इसने तियनचू नाम दिया। तियनचू का मतलब था स्वर्ग तुल्य क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है कि एनशांग जब भारत आया था तो वो बुद्धिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर आया था, और वो भारत को बेहद शानदार देश बताना चाहता था। कारण साफ था कि बौद्धों का देश है, और बौद्ध है तो डेफिनेटली बेहतरीन दिखाने पड़ेंगे।
तो हेनशांग ने जब वापस जाके सीयू की लिखा तो उसमें उसने भारत के अंदर जैसे उसको लूटा भी था कहीं पे, तब भी उसने किताब में यही लिखा है कि भारत में लूटपाट नहीं होती। उसने भारत की जितनी भी कुछ कमियां उसको नजर आई थी, अब वो आपको पता है 16 साल भारत में रहा था, 17वें साल वापस चीन लौटा था, 138 देशों की यात्राएं करके आया था, 629 से 645 के बीच में इंडिया में रहा था। 16 साल में एक व्यक्ति को खूब कमियां मिलती है, लेकिन उसमें उसने कमियां नहीं दिखाई है, मोटे मोटे तौर पे उसने दबाया उन बातों को, ये सिद्ध करने के लिए कि बौद्धों का देश है तो कमियां हो नहीं सकती वहां पे। स्वर्ग तुल्य भूमि बताया भारत को, तिएनशु कहा था। तिएनशु का मतलब होता है स्वर्ग तुल्य भूमि। ठीक है, तो हेनशांग को बेसिकली नाम दिया जाता है जुआन जेंग। जुआन जेंग हेनशांग ने भारत को तिएनशु मतलब स्वर्ग तुल्य भूमि, बौद्धों के सम्मान में कहा था। ठीक है, तो ये चीनी यात्रियों के द्वारा दिए गए नाम थे। थोड़ा हेनशांग का आपको तो मैं थोड़ा सा नीचे कुछ पॉइंट्स डाल देता हूँ। वैसे तो मैंने अपने बैच में तो बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, तो मैं वापस सारी जानकारियाँ यहाँ नहीं लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे बिंदु कुछ लिख लेते हैं तो जनरल हिस्ट्री के हिसाब से ठीक रहेगा। 629 से 645 तक BC नहीं CE के मध्य 16 वर्ष तक भारत में रहा। 17वें वर्ष चीन गया, वापस चीन गया। वापसी के वक्त संस्कृत साहित्य साथ ले गया, जिसका चीनी अनुवाद किया मंडारिन भाषा में। एक 138 देशों की यात्राएं की थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षु था ये। वापस जाके 646 में सीयू की पुस्तक लिखी, जिसको बाद में इंग्लिश में कई विद्वानों ने ट्रांसलेट भी किया। वर्ष 646 में सीयू की लिखा। ठीक है, इसका इंग्लिश अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड भी कहलाता है, और बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड
साइमन बील ने इसको ट्रांसलेशन किया था तथा ग्रेट टैंग रिकॉर्ड नाम से अनुदित किया गया। ग्रेट टैंग रिकॉर्ड तथा टांग वंश का था ये रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न। ये रॉक्सी ने अनुवाद किया था। कोष्ट में उनका नाम लिख रहा हूं जिन्होंने अनुदित किया है, नाम से अनुदित किया। ये थोड़ा सा मैंने 2 किताबें एक्स्ट्रा लिखी है, ठीक है, बाकी सब ठीक था। बाकी सब एनसीईआरटी में था। ये मैंने खाली 2 इंग्लिश वर्जन लिखे हैं इनके, क्योंकि इंग्लिश में बिकती ये तो मैंडरिन भाषा में तो कोई इतना पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो चीनियों ने क्या नाम दिए, फारसियों ने क्या दिए, यूनानियों ने क्या दिए, सारी बातें होगी कंप्लीट, आप लिख लेना। और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन का एक फोटो है, तो विविध करके कुछ बातें और हम लिख लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक हो गया आज का पूरा, ठीक है। हिब्रू भाषा में सिंधु को होडू कहा गया है, ठीक है। तो हिब्रू भाषा इजराइल और उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती है। होडू हिब्रू भाषा में सिंधु को होडू कहा गया है। यह भाषा कहाँ की है? ये कई बार भाषा ही आ जाती परीक्षा में। ये भाषा इजराइल और उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती है। यह भाषा इजराइल व उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती है। और आपको पता है कि जो मूल बाइबल है वो हिब्रू भाषा में ही है, ठीक है। तो इसमें इसको होडू कहा गया है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। भारत के संविधान में क्या लिखा है? इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। ये इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत नाम कहाँ से निकला, इंडिया नाम कहाँ से निकला और किस भाषा में इंडिया को क्या क्या नाम दिए गए हैं, भारत की सीमाएं कौन सी हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि भारत का नामकरण कैसे हुआ और कौन से दर्रे थे, भारत की कौन सी सीमाएं थी। हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी तरह से क्लास चलती रहेगी, बस आप अच्छा अपना रिस्पॉन्स बनाए रखिए, मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं फिर आगे, ठीक है।